आज हम जा रहे हैं मुक्तिनाथ के दर्शन के लिए, जो कि मुस्तांग में है, नेपाल में। तो नमस्ते सभी को, हर हर महादेव। मेरा नाम ललित पंडित है और मैं आज आप लोगों को वर्चुअल दर्शन करवाने के लिए ले जा रहा हूँ मुक्तिनाथ, श्री मुक्तिनाथ धाम की, जो कि पोखरा से लगभग 250 किलोमीटर आगे उत्तर की तरफ है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं उसका नाम है रूपसे झरना। रूपसे झरना, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरते हुए आपको दिख रहा है, और बहुत ही सुंदर दृश्य है इसका। रास्ते में जितने भी चीज़ आएंगे, मैं उस सब कुछ को आपको डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ूंगा। वैसे अभी बारिश का मौसम था तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था रास्ता, लेकिन फिर भी हमारे मन में जो भक्ति का जोश था उसको ठंडा हुआ करते हुए हम आगे बढ़ते रहे, सिचुएशन को देखते हुए सावधानी से आगे बढ़ते रहे, और फाइनली हम डेस्टिनेशन तक पहुंच के ही रहे। तो रास्ता देखा जाए तो बारिश के टाइम पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा डेंजर भी है, लेकिन अगर अच्छे से जाया जाए तो उतना भी डेंजर नहीं है। और अभी तो रिसेंटली नेपाल में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ इन द सेक्टर ऑफ रोड। रोड बहुत ही खूबसूरत बना रखा है इन्होंने, और आगे आपको दिखेंगे भी खूबसूरत रोड भी दिखेंगे। और वैली जो है यहाँ का आउटस्टैंडिंग है, और इस वैली में 12 बजे के बाद बहुत ही तेज़ हवा चलती है, ठंडी हवा, बहुत तेज़ हवा, जो कि शायद 5-10 मिनट में ही आपका स्किन डैमेज भी कर सकता है वो। तो वो नज़ारा देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मैं जाते हुए टाइम पे आसमान साफ़ था, वेदर साफ़ था, तो नज़ारे भी अच्छे दिख रहे थे। लेकिन रात को बारिश हुई थी, और बहुत ही अच्छा बारिश हुई थी। बारिश की वजह से तो कहीं-कहीं रास्ते पानी में बह गया था, लेकिन ठीक था, बढ़िया था। 100 मीटर, 200 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर तक ये रास्ता ख़राब था। कहीं बीच-बीच में है ऐसा, और बाकी का रास्ता तो अभी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। मैं तो कहूँगा कि नेपाल का स्विट्ज़रलैंड जैसा कह सकते हैं इसको। ठंडा, बिल्कुल ही ठंडा चिल्ड मौसम था, बिल्कुल ठंडा मौसम था। आप प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाइएगा। और अगर सब कुछ कंफर्टेबल हो, शरीर ठीक-ठाक हो, तभी नज़ारे का आनंद लिया जा सकता है। अगर शरीर में कोई दिक्कत आ जाए तो नज़ारे तो क्या ही, वो समस्या ही बन जाती है कि घर से इतने दूर है, पहाड़ों पे है, और हमारे पास मेडिकल सुविधा नहीं है। वैसे तो प्राइमरी मेडिकल सर्विस है, लेकिन उतना वेल इक्विप्ड तो ये ऐसे क्षेत्र में, ऐसे एरिया में नहीं होते वैसे। लेकिन ऐसा है कि गाड़ी वगैरह का व्यवस्था सारा कुछ है, और आप हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पे आ सकते हैं। बस वगैरह चलते रहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी लेकिन आप लोग आ रहे हैं तो प्लान करके आइएगा, और गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइएगा, चाहे जो भी सीज़न में आप आ रहे हो। मैं गर्मी का सीज़न में गया था, मानसून था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड था। इधर ऊपर की तरफ अपर मुस्तांग का रास्ता है, और इधर आपको दिख रहा होगा ये मुक्तिनाथ जाने का रास्ता है। तो हम अभी मुक्तिनाथ धाम जाने का रास्ते पे है, और यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर ऊपर चढ़ना होता है, सीधा ऊपर चढ़ाना है। और मेरे पास, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास डिस्कवर 125 सीसी का है, जो बजाज का, और वो बढ़िया साथ दे रहा था मेरे को, बहुत ही बढ़िया साथ दे रहा था। जहाँ पे बुलेट, बड़े-बड़े गाड़ियाँ थी, और मेरा 125 सीसी का अच्छे से जा रहा था। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप हैवी गाड़ी लेके आएँगे तभी होगा, हैवी मोटर बाइक लेके आएँगे तभी होगा। ये रास्ते की वजह से कोई भी बाइक चल जाता है, अच्छे से आराम से स्मूथली जाते हैं।
लेकिन ये है कि थोड़ा-सा बाइक का कंडीशन अच्छा होना चाहिए। मेरा बाइक का कंडीशन अच्छा था। मैं रिसेंटली अपना इंजन वगैरह सब कुछ ठीक करवाया था, सब कुछ प्री चेकअप करवाया था और 2-3 बार करवाया था। और मैंने अपने मिस्त्री को स्पेशली कहा था कि मैं यहाँ-यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पे डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा ठीक से देख दे, और उसने बेचारा ने अच्छे से देखा भी। और आप देख सकते हैं व्यू, कितना मनमोहक और सुंदर व्यू है। ब्लू स्काई, वाइट वाइट क्लाउड्स और उसके नीचे इतना अच्छा वादिया। रास्ते ज़्यादा चौड़ी नहीं है, ऊपर जाने वाले जो 13 किलोमीटर का रास्ता है उतना चौड़ा नहीं है। एक बाइक और एक 4 व्हीलर जा सकता है, छोटे वाला, बस इतना ही है। ज़िंदगी भी यही है, गोल 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 घूमते हुए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सीधा कभी खराब रास्ता। और हम इसी चीज़ का मनन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, रास्ते का आनंद लेते चलिए। और यहाँ पे डोंकीज यूज होते हैं सामान वगैरह ऊपर नीचे करवाने के लिए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा थोड़ा महंगे हो जाते हैं शायद, इसलिए ये यूज़ करते हैं इधर के लोग। और यहाँ पे ज़्यादातर एप्पल की खेती होती है और एप्पल को ऊपर नीचे करवाने में भी डोंकी और या फिर हॉर्स वगैरह का हेल्प लेते हैं ये। कई टूरिस्ट मुझे दिखा कि वो पैदल भी जाते हैं वहाँ पे ऊपर, ट्रैकिंग के बहाने भी ट्रैकिंग भी हो जाता है और दर्शन भी हो जाते हैं। देख सकते हैं आप बाइक वगैरह। और ये जो 13 किलोमीटर ऊपर जाना होता है ना, और वापस में आते टाइम तो आपको गाड़ी बाइक बंद करके भी आ सकते हैं, जैसे कि वैसे आप सिर्फ कंट्रोल होना चाहिए आपको, इस पे ब्रेक्स पे कंट्रोल होना चाहिए और कुछ नहीं करना होता है। और वो जो आगे आप वाइट वाइट बादल दिख रहे हैं आपको, वो सिर्फ माउंटेन है, वो माउंटेन है। वो सीज़न की वजह से ना माउंटेन के ऊपर जो क्लाउड लग गए थे, वाइट माउंटेन, स्नो माउंटेन है, उसके ऊपर क्लाउड लग गए थे और कुछ नहीं। और वो अगर हट जाता तो इससे अच्छा खूबसूरत नज़ारा दिखता। जब आप दिसंबर के टाइम पे जाते हो ना, तो ऐसे क्लाउड लगे नहीं रहते, ब्लू स्काई दिखते। और जगह जगह पे होटल्स वगैरह है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। सारे होटल में चाय और नाश्ते का व्यवस्था रहता है। खाने पीने का ऐसा कुछ है नहीं, दिक्कत हो या वगैरह कुछ भी, रहने का कोई दिक्कत नहीं। 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, अब जैसा पैसा देते हैं वैसे आपको सब कुछ मिलता है वहाँ पे। नॉन वेज है तो नॉन वेज मिलता है, वेज है तो वेज मिलता है, सब कुछ मिलता है। नेपाली कुजिन्स है जैसे कि मोमो, चाउमीन, ये सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये बेस्ट सीज़न है अभी का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सबसे ज़्यादा अच्छा सीज़न है यहाँ पे। अभी टूरिस्ट घूमने भी बहुत जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेपाली ट्रेडिशनल हाउस जो है पहाड़ में कैसे बनाया जाता है, इस ढंग से बनाया हुआ है। और आप होटल में वैसे जिस होटल में ठहरना चाहते हैं वो ट्रेडिशनल भी होता है और मॉडर्न भी होता है, तो आपका चॉइस होता है आप किस में रहना चाहते हैं, ट्रेडिशनल में रहना चाहते हैं या फिर मॉडर्न में रहना चाहते हैं। तो मैं तो ट्रेडिशनल में रहा था, मुझे अच्छा लगा था। लाइटनिंग वगैरह जो थी मॉडर्न ही थी, लेकिन हाउस तो ट्रेडिशनल ही था। और यहाँ पे पुराने मोनूमेंट्स वगैरह बना के रखा हुआ है। और मुक्तिनाथ धाम एरिया में 2 चीज़ के लिए वो फेमस है। बुद्धिस्ट रिलीजन भी यहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए, प्रे करने के लिए, और हिंदू तो जाते ही हैं। तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि बुद्धिस्ट वहाँ पे क्यों जाते हैं। एक बार तो जाना ही चाहिए ऐसी जगहों पे, बहुत ही आनंद आता है। तो आप रास्ते का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है ये, मैं तो देखता ही रह गया था। और मेहनत भी बहुत किया था। मैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग 1000 किलोमीटर तक ड्राइव कर चुका था 125 सीसी के बाइक पे। 1000 किलोमीटर 2 दिन में
सोच सकते हैं आप। और इतना मेहनत करने के बाद अगर ऐसा व्यू मिले तो सारा थकावट दूर ही हो जाता है। पर्सनली मेरे को बहुत ही अच्छा फील हुआ। आप अगर प्लान कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे, तो जाइए, आपको भी अच्छा ही फील होगा। होप। रास्ते ऐसे गोल गोल, कई कई जगहों पे रास्ता ख़राब है, लेकिन ओवरऑल बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया रास्ता है। अभी तो बस ही ऊपर तक जाता है, लेकिन आप अगर बस से, फोर व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा है ना, ऐसा ऐसे ऐसे व्यू नहीं देख पाएंगे आप। अगर बाइक से आ रहे हो तो ठीक है। इसलिए ही मैं 125 सीसी का बाइक होते हुए भी मैं यहाँ तक लेके आया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अभी का टाइम पे जैसे कि लाली गुरास, नेपाल का जो नेशनल फ्लावर है, वो भी उगते हुए आपको दिखेंगे यहाँ पे, फूलते हुए। सीज़न यही है फूलने का। और ये है कि लाली गुरास सीज़न में जब आप आ रहे हैं तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होगा। उसके लिए आपको मेडिसिन वगैरह लेके आना पड़ेगा नीचे से ही, कि ताकि अल्टीट्यूड सिकनेस आपको ना हो। ये रास्ते में बीच बीच में गांव होटल वगैरह बना के रखे हुए हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत आ जाए, शाम हो जाए तो ठहर सकते हैं वहाँ पे। और ज़्यादातर आप ऐसी एरिया में आ रहे हैं तो रात को ड्राइव प्लीज़ मत कीजिएगा। हो सके तो 4 बजे 5 बजे तक, समर सीज़न है तो 4-5 बजे तक ड्राइव कीजिएगा। उसके बाद बंद कर दीजिएगा, होटल ले लीजिएगा, स्टे कर लीजिएगा। रात में ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ बहुत ही गहरी खाई रहती है यहाँ पे। इतनी गहरी कि बंदा नीचे जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई अंदर नीचे गिरा भी है, इतना गहरा खाई रहता है। तो ये आप जो साइड साइड में पेड़ वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये तो या तो यहाँ पे ये लाली गुरास का फूल लगने वाला पेड़ है, और या फिर यहाँ पे ये सेब का बाग है। दो ही है। और हर एक घर में आपको सेब का बाग मिल जाता है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्लेन एरिया में आम का पेड़ हर एक बाड़ी में मिल जाता है, वैसे यहाँ पे सेब का पेड़ मिल जाता है। और ईच एंड एवरी हाउस इज में आपको होटल स्टे करने के लिए मिल जाएगा, खाना खाने के लिए मिल जाएगा, नाश्ता करने के लिए मिल जाएगा, चाय पीने के लिए मिल जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं। और हवा बहुत तेज चल रहा था तो मेरा लिप्स वगैरह सारे क्रैक्स हो गए थे, क्रैक आ गए थे। हमने लिप बाम लेना भूल गए थे एक्चुअली। पर पता नहीं ये वेट में थे कि अब आएगा मंदिर, अब आएगा मंदिर, अब आएगा मंदिर। मैं पर्सनली बहुत ही एक्साइटेड था दर्शन के लिए। और जब आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इतना दूर से इतना ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पे 108 गौमुख से पानी आते हैं, और वो भी बहुत ही ठंडा पानी। वहाँ पे आइस रहते हैं, वही आइस मेल्ट होके उस गौमुख से नीचे आते हैं। तो वहाँ पे नहाइएगा ज़रूर, नहाना ज़रूरी है। कई लोग जाते हैं वहाँ पे, पानी ऐसे ऐसे छिड़क लेते हैं और पूजा कर लेते हैं। ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। अगर रियल एक्सपीरियंस को अनुभव करना चाहते हैं तो वहाँ पे ज़रूर ज़रूर नहाइएगा आप, वो ज़रूरी है। ये मेरा स्पेशल रिकमेंड है, रिक्वेस्ट है आपको। अगर आप जा रहे हैं मुक्तिनाथ जी के दर्शन करने के लिए तो नहाना तो है ही वहाँ पे, चाहे जितना भी ठंड हो। मैंने भी बहुत हिम्मत करके नहाया था, और मेरी वाइफ ने मेरे को ये इनकरेज किया था, नहीं इतना दूर आए हो तो नहा ही लो, ऐसे क्या पानी छिड़क लेना। लेकिन अच्छा लगा मुझे, नहा के दर्शन करने में बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा रूम है वहाँ का, और रूम से आपको नज़ारा दिखाता हूँ खिड़की खोलने के बाद। ये देखो, ये देखो, क्या ही नज़ारा है। वाह, क्या ही नज़ारा है, देख सकते हो आप। ये बालकनी से देखने वाला नज़ारा है। ये सारे सेब के बाग और वाइट माउंटेन्स, उसके नीचे हिल्स। और हम इतने ऊपर थे कि ज़्यादा इधर उधर का पेड़ भी नहीं है वहाँ पे। 2 बेड मिल जाते हैं। और ये वहाँ का लास्ट गांव है,
इस गांव में टूरिस्ट जाके रहते हैं मंदिर के दर्शन के लिए जाता है, फिर कोई घूमने के लिए जा रहा है जोम सोम आर पार ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है शालिग्राम पत्थर, जिससे हर एक मूर्ति का निर्माण होता है, हर एक स्टैच्यू का निर्माण होता है हिंदू धर्म में। इसका बहुत ही मान्यता है, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है हिंदू धर्म में। आप गूगल कर सकते हैं शालिग्राम पत्थर किसको कहा जाता है। और ये हमारा प्यारा सा होटल है, बढ़िया था, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ही बढ़िया था, बिहेवियर बहुत ही बढ़िया था यहाँ का ओनर का। आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, इसका नाम मैंने डाल रखा है। और हम मंदिर की तरफ बढ़ चले दूसरे दिन सुबह में, और ये मंदिर के अंदर का है। और इससे पहले आपको लगभग 10-15 मिनट तक सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियाँ है। थक गई है ये, हम भी थक गए, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को जाते हुए कोई दिक्कत ना हो। या कुछ लिखे होंगे बाग वगैरह में फूल नहीं तोड़ना, ये नहीं करना, गंदगी नहीं फैलाना, प्लास्टिक नहीं फेंकना, यही सब। और क्या, और वैसे भी ये करना भी नहीं चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, कहीं पर भी नहीं। अगर आप ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं तो पुण्य कमाने जा रहे हैं। अगर आप पुण्य कमाएंगे तो दूसरे को भी मौका दीजिएगा पुण्य कमाने के लिए, गंदगी मत फैलाइएगा। और ये है वो पानी जो गौमुख से निकल के नीचे की तरफ आती है, सीधा गौमुख से निकल के नीचे की तरफ आती है, वो पानी है ये। और इसी का नज़ारा लेके हम आगे तक बढ़ते चल रहे थे। और ये मंदिर के अंदर जाने का मेन रास्ता है, गली गली सा बना रहता है, पहाड़ों में ऐसा ही होता है। और इन पौराणिक हिसाब से तो ये मंदिर किसने बनाया, कब बनाया, ये अभी तक कुछ किसी को मालूम नहीं है। मैंने गूगल भी किया था, पता नहीं कितने BC सेंचुरी में बनाया गया है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस था। और ये देखिए सुंदर सा मंदिर, छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावरफुल जगह है। अगर आप रिसेप्टिव है तो यहाँ का पावर आपको महसूस ज़रूर होगा, पर्सनली मुझे हुआ था। और ये जो देख रहे हैं आप गौमुख है, जहाँ से पानी गिरता है नीचे, और इसी के अंदर नहाना होता है हमें घूम घूम के। हम भी प्रिपेयर हो रहे हैं नहाने के लिए। और मेरा दूसरा वीडियो है, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने नहाया है, कैसे कैसे नहाना होता है, क्या क्या करना होता है, सब कुछ मैंने दिखा रखा है। और नहाने के बाद यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना होता है। और भैया मेरा हाथ काँप रहे थे, वो बहुत ही काँप रहे थे, ठंड के मारे काँप रहे थे। ये 2 कुंड रहते हैं वहाँ पे, पाप कुंड और पुण्य कुंड, जहाँ पे आप एक बार पाप कुंड में डुबकी मारते हैं और दूसरी बार पुण्य कुंड में। और हम दर्शन करने के बाद, पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद, जो आपको मैंने पहले भी बोला था कि बुद्धिस्ट का भी ये इम्पोर्टेंट जगह है, हम उसी का दर्शन करने के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं। बीच में इसने बोला कि मुझे पहाड़ बनानी है, पत्थर का पहाड़, तो ये पत्थर का पहाड़ बनाने चली गई। और मैं देखिए आगे बढ़ चला। कुछ पार्क टाइप बना के रखा है, ये सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए होता है। और जो भी घूमने जा रहे हैं वो सारे देख सकते हैं जाके। अभी दिसंबर में इधर स्नोफॉल वगैरह होते रहते हैं। अभी सुबह का टाइम है तो मानसून चल रहा था तो कोहरा बहुत ज़्यादा था। कोहरा हटने के बाद थोड़ा अच्छा माउंटेन्स ऐसे दिखते हैं। यहाँ पे बड़ा सा एक बुद्ध का स्टैच्यू है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही एंशिएंट लगता है, इसे देखने में भी बहुत ही पुराना लगता है। और ये बिल्कुल शालिग्राम पत्थर से बनाया गया स्टैच्यू है, शालिग्राम पत्थर से बनाया गया स्टैच्यू है। अब सोचिए स्टैच्यू इतना बड़ा है तो पत्थर कितना बड़ा होगा। एक ही पत्थर से बनाया गया है ये स्टैच्यू, एक ही पत्थर से स्टैच्यू बनाया गया है। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह लेने के लिए लोग खड़े रहते हैं बहुत। और यहाँ से ऊपर से देखने वाले नज़ारे बहुत ही खूबसूरत, लेकिन फिर भी अभी बादल ने माउंटेन्स को ढक के रखा है।